नमस्कार साथियों। अभी कुछ दिन पहले पप्पू यादव जी का एक बहुत अच्छा प्रयास का बहुत वायरल समाचार हम लोग के सामने में आया कि उन्होंने डॉक्टरों पर यह दबाव दिया है कि उनको फीस कम करना होगा। महीना में वो एक ही बार फीस ले सकेंगे और जांच लैब ये सब वो भी उन्होंने कम करने के लिए कहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दा को उठा रहे हैं कि पप्पू यादव के प्रयास से मरीजों को कितना फायदा पहुंचेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि यह प्रयास अच्छे मन से भी हो सकता है, बुरे मन से भी हो सकता है। और इस तरह का अभियान कोई जरूरी नहीं है कि एमपी बनने के बाद ही आप करें, उससे पहले भी आप कर सकते हैं। और इस पर सतत निगाह रखने की ज़रूरत है। और यह निगाह कोई एक व्यक्ति नहीं रख सकता है, समाज के लोगों को रखना पड़ेगा। अगर हम आप ये सोच रहे हैं कि पप्पू यादव इस काम को अकेले कर सकेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यह संभव है। तो आज के वीडियो में मैं इसी बात को उठा रहा हूं। और साथ ही हम जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा एक प्रोफेशनल कंडक्ट इथिक्स रेगुलेशन बनाया गया था 2002 में, उसी के आधार पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो इथिक्स है, जिसको हम एक तरह से नैतिकता कह सकते हैं, डॉक्टर के संबंध में जो इसमें बताया गया है, इसमें साफ कहता है कि अगर आप डॉक्टर बनने का चुनाव किए हैं तो आप उनसे जुड़े हुए चुनौती, उनसे जुड़े हुए दायित्व और जिम्मेवारी के प्रति भी आप सजग होंगे, क्योंकि यह चुनाव आपका है। आपने सोच विचार कर इस प्रोफेशन को, इस व्यवसाय को अपने जीवन यापन का एक आधार माना है। इसीलिए आप कल ये नहीं कह सकते हैं कि इन कारणों से हम जो डॉक्टर का प्रिंसिपल है, डॉक्टर का सिद्धांत है, उससे अपने आप को हम दूर कर रहे हैं। डॉक्टर के संबंध में जो इसमें सबसे आधारभूत बात कही गई है, वो यही कहा गया है कि कोई भी डॉक्टर किसका इलाज करेगा, नहीं इलाज करेगा, यह चुनाव उसका होगा। क्योंकि हम आप भी जानते हैं कि एक ही डॉक्टर सबका इलाज नहीं कर सकता, सबका अपना सीमा है। कोई 100 पेशेंट का कर सकता है, कोई 200 का कर सकता है, कोई 2000 का कर सकता है। तो यह संख्या निर्धारित करने का उसका अपना अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन यह बात भी इसमें अपेक्षा किया गया है कि कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी के किसी भी मरीज को नहीं छोड़ेगा। मूल रूप से हम लोग जो परेशान हैं डॉक्टर से, वो 2-3 जगह से है। एक है कि अनावश्यक दवाई लिखना, ये परसेप्शन है, मैं नहीं कह सकता हूं कि यह सही है या हम लोगों का सोच सही है या गलत है। लेकिन जो सामाजिक तौर तरीके में जो बात सबसे विवादित है डॉक्टर के संबंध में, वो यही है कि डॉक्टर अनावश्यक जांच लिखते हैं, अनावश्यक दवाई लिखते हैं, और कई बार ऑपरेशन का जरूरत नहीं होने पर भी वह ऑपरेशन करते हैं। अभी एक जगह ये बात विचार में आ रहा था, हम लोग इस बात को देख रहे थे कि अपना जो सदर हॉस्पिटल है कटिहार का, उसमें 90% से अधिक महिलाओं का जो बच्चा देने का होता है वह नॉर्मल ऑपरेशन से होता है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में यही संख्या 90% क्या 99% या कई बार तो हम कहते हैं कि 100%, मतलब सभी औरतों का ऑपरेशन करके ही बच्चा निकाला जाता है, नॉर्मल बर्थ नहीं होता है। यह डॉक्टरों पर हमारा आरोप है, हमारा सोच है यह। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि हमारी जो जांच एजेंसी है, जिस पर हमारे विधायक एमपी को ध्यान में रखना है, वह इस बात को नहीं तय कर पाते हैं कि आखिर
इतना अंतर क्यों है? सदर हॉस्पिटल में 99% या मोर देन 90% बिना ऑपरेशन का जच्चगी हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, अपने आप को सबसे व्यवस्थित कहते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में जो बच्चे का जन्म हो रहा है वह ऑपरेशन से हो रहा है। यह बहुत संदेहास्पद है, और इसमें मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जागरूक है, कहीं का समाज जागरूक है, कहीं का एमपी जागरूक है, कहीं का एमएलए जागरूक है, तो वहां पर इस बात का पूरी तरह से जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किसी हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस ऐसा क्यों है, और उस पर जो पेशेंट का हिस्ट्री है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स में जो लिखा है वह है, अगर कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को नर्सिंग होम में भर्ती करता है तो उनका जो भी दवाई, जो इलाज किया गया है, सभी दस्तावेज का संधारण उनको 3 साल तक करना है। मैं पप्पू यादव जी से भी आग्रह करता हूं कि जब तक इन दस्तावेजों का संधारण सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते। तब तक हम किसी डॉक्टर, किसी नर्सिंग होम या किसी लेबोरेटरी, किसी सीटी स्कैन सेंटर, किसी एक्सरे सेंटर का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ का एक्यूरेसी किस स्तर का है, या कौन डॉक्टर किस आधार पर हमको सीटी स्कैन लिख दिया, हमको एक्सरे लिख दिया, यह हम तब तक पता नहीं कर पाएंगे, या किसी डॉक्टर से जांच करने का हम आग्रह नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे पास डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी एक दस्तावेज के रूप में नहीं हो, और ऐसे दस्तावेज के रूप में हो जो आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स में है उसमें अपेक्षा किया गया है। तब तक हम उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार का जितना भी, चाहे वो पप्पू यादव प्रयास कर रहे हो, या चाहे तारिक अनवर करें, या शकील साहब करें, यह प्रयास को हम एक तरह से पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा ही कहेंगे कि अगर हम प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स को हम अगर लागू कराने में सक्षम नहीं हैं तो ये 2 रुपया कम करने, 3 रुपया बढ़ाने से हमारा समाधान नहीं होने वाला है। अब दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा विषय यह आता है कि नर्सिंग होम में दाई से भी लोग ऑपरेशन करा दे रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा केस आया है, कहीं अपने बेटे से करवा दे रहा है, जबकि ये कोड कहता है कि जो भी काम वहाँ कर रहा है उनके पास में प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, वह MCI के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार का हो, चाहे वह केंद्र सरकार का हो, और उनका क्वालिफिकेशन पूरा लिखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति है, डॉक्टर है, तो उनका फोटो के साथ में उनका क्वालिफिकेशन लिख दीजिए। जो नर्स है उनका फोटो के साथ में उनका क्वालिफिकेशन लिख दीजिए। सहायक हैं उनका फोटो के साथ में उनका क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, ताकि जो मरीज वहां पहुंचे वह फोटो से पहचान कर ले कि हाँ भाई, यह व्यक्ति हमारा इलाज कर रहा है, या भारत सरकार के जो चिकित्सा का जो प्रीमियम संस्थान है उसके साथ में ये रजिस्टर्ड है, ये प्रशिक्षित है, और इसके पास जो ज्ञान हम लोग उम्मीद करते हैं वह ज्ञान इनके पास में है। तब जाकर के एक होता है ना कि मन में कि दवाई से ज़्यादा हमारा मानसिक अवस्था हमको स्वस्थ होने में ज़्यादा बड़ा भूमिका निभाता है। और रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस का जो मामला है वह इतना शानदार बनाया हुआ है इस कोड के अंतर्गत कि अगर किसी समय आपको लगता है कि हमको हमारे मरीज का क्या इलाज हुआ है, कब कब क्या कौन सी दवाई दी गई है, अगर हम वह पेपर मांगना चाहते हैं तो वह उनको 72 घंटे के अंदर उपलब्ध करने का ऐसा निर्देश इसमें दिया गया है। अब क्या है
कि जिस पर कोई साहस नहीं कर पाया। एक बार मैं बता रहा हूं कि हम लोग बीआईटी में जब पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने एक प्रयास किया था कि फार्मासिस्ट और डॉक्टरों की जो जिम्मेवारी है उनके सिलेबस के अनुसार से सबको बांटा जाए। तो एक आदमी हमको बोला था कि ये जो मेडिसिन तंत्र इतना बड़ा रैकेट है कि वह चाहेगा तो मंत्री को भी बदल सकता है। इस संबंध में उन्होंने राम प्रकाश क्या बोलते हैं उनको, चिराग जी के पिताजी का नाम लिया था और कहा था कि ये उस वक्त में उर्वरक और रसायन मंत्री थे और वह एक बड़ा रिफॉर्म चाहते थे दवाइयों के संबंध में। तो उनकी मंत्रालय कल सुबह तक खत्म हो गई थी। रामविलास पासवान जी तब तक में भूतपूर्व मंत्री हो चुके थे। इतनी बड़ी गट्स है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हमारा संघर्ष है वह है जेनेरिक मेडिसिन का नाम लिखने का। डॉक्टर एक तरफ से इस बात को फैलाते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन की इफिकेसी उतनी नहीं होती जितना कि ब्रांडेड का होता है। लेकिन साथियों एक बात इसमें जो एथिकल कोड है इसमें एक बहुत बड़ा चीज जो है लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि अगर कोई डॉक्टर गलत इलाज कर रहा है तो उसका डिस्क्लोजर भी इनको करना चाहिए, साहस के साथ करना चाहिए कि फलाना नर्सिंग होम में जो डॉक्टर हैं वो प्रशिक्षित नहीं है, उनका इलाज गलत हो रहा है। वह इस कंडक्ट में अपेक्षा किया गया है कि वो ईमानदारी के साथ में पूरी तरह से हिम्मत के साथ में वह इस काम को करेंगे और जितने भी अवैध डॉक्टर हैं उनका खुलासा, उनका पर्दाफाश समाज के सामने किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि अगर जेनेरिक दवाई की इफिकेसी कम है तो किसी डॉक्टर ने उसकी कोई शिकायत किया हो, मुझे आज तक ऐसा कोई जानकारी नहीं है। उसके बावजूद भी पेशेंट को यह भ्रमित किया जाता रहा है कि अगर आप जेनेरिक दवाई लेंगे या वह दवाई लेंगे जो हम लिखे हैं, जिस कंपनी का दवाई हमने लिखा है, अगर आप उस कंपनी का दवाई नहीं लेते हैं तो हम आपके उपचार का गारंटी नहीं लेते हैं। और इस शब्द के कारण क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट है वह डर जाता है और इसीलिए डॉक्टर साहब 1 रुपया का दवाई 1000 रुपया वाले ब्रांड से खरीदवा देते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जनौषधि का कॉन्सेप्ट दिया। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि सबसे कम दवाई जनौषधि केंद्र का बिकता है, जबकि उससे सस्ता कोई दवाई नहीं है। अगर इफिकेसी पर संकट है तो आप लिखिए, सीधा आप अपने लेटर हेड पर लिखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र का जो है दवाई की इफिकेसी उतनी नहीं है कि हम इसको अपने पेशेंट के लिए रिकमेंड करें। तो निश्चित रूप से जो हमारी संस्थाएं हैं वह दवाई की क्वालिटी को ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि जो काम जिसको कहना चाहिए वह डॉक्टर साहब उसको नहीं कहते हैं, हमारे पेशेंट को कहते हैं ताकि पेशेंट डर जाए और 75% कमीशन डॉक्टर साहब को मिल जाए, 25% फायदा कंपनी को मिल जाए और दवाई के नाम पर मट्टी भरा हुआ है कि केमिकल भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है उसको पेशेंट खाता रहे। यह मेन हमारा जो जिसमें हम सब लोग असफल रहे हैं वह है आपका दवाई या जो कुछ भी है। कई बार होता है कि चश्मे का है तो चश्मा का जो शीशा है उसके लिए कंपनी को रिकमेंड कर दिया जाता है। कई बार जो आँख का ऑपरेशन कराते हैं उसके लिए लेंस का कंपनी का नाम बता दिया जाता है। कुछ कंपनी है जो 1000 रुपया में देता है, कुछ है जो लाख रुपया भी उसके लिए सस्ता कहते हैं।
तो इस प्रकार से हमको लगता है कि पप्पू यादव का प्रयास निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन उनके अकेले से बहुत कुछ होगा ऐसा संभव नहीं है। और हम एक चीज़ देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं वह जो आधुनिक बदलाव मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे हैं उसको लेकर के बहुत अवेयर नहीं रहते हैं, बहुत सेमिनार सिंपोजियम ये सब से नहीं जुड़ते हैं। तो उसके कारण से भी जो पेशेंट है उसको नुकसान होता है, उसको आधुनिक चिकित्सा नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टरों से ये आग्रह है कि आप साल 2 साल 3 साल में किन किन सिंपोजियम को, किन किन सेमिनार को कहाँ कहाँ अटेंड किया है उसको भी आप अपने इस पे वार्डरोब पे आप उसको पब्लिश करें, उसको दिखाएं। और ख़ास करके कि आपका फीस क्या है वह लिखा रहे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वह लिखा रहे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वह लिखा रहे, और जिस रोग का इलाज कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं आप, उसका खर्च कितना है वह इसको लिखित में आप मरीज को बताइए। तो मुझे लगता है कि मरीज को एक दूसरे डॉक्टर से कंपेयर करने का मौका मिलेगा और इससे ठगी भी रुकेगा, और जिस प्रकार का हम चिकित्सा तंत्र में बदलाव की अपेक्षा करते हैं वह भी हमारे सामने होगा। यही इतना ही कह करके मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। आप सबसे आग्रह है, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने आपके उपयोग की जानकारी हम लाते रहें। क्योंकि आप जो शेयर करते हैं उससे हमें पब्लिसिटी मिलती है और हमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपके काम आ रहा है, और इस कारण हम में जो उत्साह उत्पन्न होता है हम नए नए जानकारी आपके सामने लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।